कल रात देर रात तक जगने की वजह से और आधी रात के बाद सोने की वजह से मॉर्निंग में हमारी लेट नींद खुली। जब हम उठा तो घड़ी की तरफ देखा तो मात्र 12:30 ही बज रहे थे। हमने कहा कोई बात नहीं, अभी तो रात के 12:30 ही बज रहे हैं। फिर समझ में आया कि नहीं, सुबह हो गई है, दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। फिर हम जल्दी जल्दी में उठा। सबसे पहले हम मोबाइल ही देखता क्योंकि इसी से हमारा दिन बनता है। तो हमने देखा उसमें अद्भुत मनीषा जी का यानी कि अमेजिंग मनीषा जी का कमेंट आया था। उन्होंने कहा था कि सर इंड्यूस ब्रीडिंग कब पढ़ा देंगे, एग्जाम होने वाला है सर, पगला गई का। पहले तो हमारे पास इतना सारा काम था, हमने इनको एक बार इग्नोर कर दिया था। लेकिन जब हमने बात समझी कि एग्जाम आने वाला है तब हमको लगा, हमने जल्दी से मैसेज किया कि एग्जाम आने वाला है। हमने सोचा भी नहीं था एग्जाम में, हम सोचा भी बहुत टाइम है, सॉरी 1-2 दिन का टाइम दे दीजिए, वीडियो आ जाएगी। एग्जाम रहा करे तो बता दिया करे, ऐसे हम ज्यादा जल्दी कोशिश करेंगे ना। इतना लिख के हमने मैसेज भेज दिया। उसके बाद उनका कमेंट आया कि सर जी आपकी वीडियो हमको बहुत अच्छी समझ में आती है, आपके अलावा किसी और की वीडियो हमको समझे में नहीं आती है। इसके बाद हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर भी हमने अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करके कहा कि नहीं भैया, विश्वास टूटने नहीं देना है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फिश फार्मिंग के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। वहाँ पे हमने फिश फार्मिंग में समझा था कि फिश की फार्मिंग करने के दौरान पॉन्ड का क्या रोल होता है, तालाबों का आप कह लीजिए, तो एक बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि हम फिश फार्मिंग के दौरान कई प्रकार के तालाब में मछलियों को अलग अलग टाइम के लिए रखते हैं। जैसे कि आपको पता भी है, बहुत सारे कुछ तालाबों के नाम, कुछ प्रकार के क्या, मैं सभी प्रकार के तालाबों के नाम आपको बता भी दे रहा हूँ। क्योंकि पहले किस किस तालाब में रखने के बाद कहीं जाके मछलियाँ तैयार होती हैं, तब जाके उसे कहीं मार्केट में बेचा जाता है। बाकी लोग अलग अलग तरीके के सवाल पूछते रहते हैं कि फिश कल्चर की ज़रूरत ही क्यों है, हमें क्यों फिश का पालन करना चाहिए, वगैरह वगैरह। देखिए, एक तो ये हमें आर्थिक रूप से यानी कि हमारे खुद के लेवल पे हमें पैसे से मजबूत बनाता है। दूसरी बात, हम इंसान हैं, हमें हर चीज़ में करने की है कीड़ी आदत, ठीक है, सिंपल सी बात है भैया। कुछ भी ऐसा नहीं है जो धरती पे ढंग का छोड़ा गया है। और अगर कहा जाता है कि इंसान धरती पे बनाई गई सबसे खूबसूरत वस्तु है, तो हाँ, हम भी यही कहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहेंगे कि बहुत ही नीच वस्तु भी वही है। क्योंकि हर एक चीज में कीरी करना अपने स्वार्थ के अनुसार से इंसान की आदत हो चुकी है, जो इस अर्थ पर रह रहे अन्य लोगों के लिए कहीं ना कहीं, चाहे वो जानवर हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे कोई भी हो, उन सभी के लिए कहीं ना कहीं हम हानिकारक होते जा रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब प्रकृति हमसे बदला लेना स्टार्ट कर देगी, तब हमें बड़ा मजा आएगा, बहुत खुश होंगे, एकदम खुशी से पगला जाएंगे। चलिए अब टॉपिक देखते हैं। तो ये चीज़ पूछते रहते हैं कि फिश कल्चर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सिंपल सी बात है, इतनी ज़्यादा डिमांड है इन सब चीज़ों की, इतनी ज़्यादा डिमांड है, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए टोटली हम समुद्र के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे थे। इस वजह से समुद्र के इतनी ज़्यादा, समझ लीजिए, फिश की हानि हो रही थी। बस फिश निकलती जा रही थी, उसमें कुछ पड़ नहीं रहा था। अब उनका जो ऐसे समझिए, जो रिप्रोडक्शन रेट होगा वो काफ़ी स्लो होगा और इनमें खाने वालों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। ऐसी कंडीशन में कुछ ऐसी स्पीसीज हो गई जो टोटली एकदम समझिए एक्सटिंक्ट हो गई, लुप्त हो गई, कहानियाँ ख़त्म हो गई, एकदम खा के ख़त्म कर डालें। तो इस वजह से ऐसी अन्य कंडीशन ना आए, पूरी तरीके से फिशेस ख़त्म ना हो, इस वजह से अब इन फिश की रियरिंग करना, इनका पालन करना बहुत ज़रूरी हो गया था। इसी वजह से ये रियरिंग या ये जो पालन है ये किया जाता है, ताकि डिमांड और सप्लाई का ये जो प्रोसेस है, यानी कि जितनी मांग है उतनी सप्लाई हो सके, ये वाली जो प्रक्रिया है बनी रहे और इंसान का अपना स्वार्थ भी चलता रहे, पैसा मोटा मिलता रहे। इसी की तो बदौलत सब कुछ हो रहा है, पैसा ही तो चाहिए, इसीलिए सारी क्रियाक्रम चल रही है। तो चलिए, ये सिंपल सी बात समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कि हमने आपको बताया था अलग अलग तरीके के पॉन्ड में हम रखते हैं, तो ऐसे समझ लीजिए कौन कौन से पॉन्ड होते हैं। इन सब के बारे में पिछली वीडियो में बताया गया है, उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। एक तरीके से मैं बस बोल रहा हूँ। ब्रीडिंग पॉन्ड हो गया, सबसे पहले वहाँ पे उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है, यानी कि प्यार कराया जाता है, सिंपल सी बात है। फिर उनकी हैचिंग होती है, हैचिंग के बाद अब वो छोटे छोटे बच्चों को नर्सरी में रखा जाता है। फिर उसके बाद रियरिंग पॉन्ड में रखा जाता है। रियरिंग पॉन्ड के बाद जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तब इनको स्टॉकिंग पॉन्ड में रखा जाता है। स्टॉकिंग पॉन्ड से अब उनको हार्वेस्ट करके, यानी कि उनको पकड़ के एक तरीके से उन्हें हार्वेस्टिंग पॉन्ड में रखा जाता है और वहाँ से फिर निकाल के डायरेक्ट मार्केट में इन्हें सेल कर दिया जाता है, यानी कि बेच दिया जाता है या जो भी कर दिया जाता है। इनके साथ कहानी खत्म। तो इस तरीके से कई सारे पॉन्ड होते हैं। तो चाहे हम बात करें नेचुरल ब्रीडिंग की और चाहे हम बात करें आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, या इसी का नाम है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, ठीक है।
इन दोनों में से किसी की भी बात करें, उन सभी में ये जो बाकी सारे पॉन्ड हैं उनके तो लगभग सेम ही प्रोसेस है। सिर्फ चेंजिंग इस तरीके से हो जाती है कि जो ब्रीडिंग की प्रोसेस है वो हम अलग अलग तरीके से कराते हैं। या तो ब्रीडिंग की प्रोसेस जब नेचुरल तरीके से होगी तो वो नेचुरल मेथड कहलाएगा, और जब ब्रीडिंग की प्रोसेस आर्टिफिशियल तरीके से होगी तब वो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग या आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के नाम से जाना जाता है। आज की वीडियो में हमको इंड्यूस्ड ब्रीडिंग या आर्टिफिशियल ब्रीडिंग को ही देखना है, तो अब आइए उसे देखते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये भी जान लीजिए कि नेचुरल ब्रीडिंग क्या है। जब नेचुरल ब्रीडिंग का मतलब सिंपल सा है, जब जो मछली है वो प्यार की प्रोसेस अपने नेचुरल तरीके से करे, जो उसकी प्रकृति ने जिस तरीके से बनाया है उस तरीके से अपनी प्यार की प्रोसेस अगर वो करती है तो वो नेचुरल ब्रीडिंग के अंतर्गत आएगा। ऐसा समुद्र में जो हो रहा है वो क्या है, एक तरीके से नेचुरल ब्रीडिंग के ही थ्रू अपनी संख्या को वो लोग मेंटेन रख पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे तो आप छेड़खानी करने जा नहीं सकते हैं, तो वो नेचुरल ब्रीडिंग होती है। लेकिन ये जो आपका सेकंड है, जो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग है या आपका कह लीजिए इंड्यूस्ड ब्रीडिंग है, इसमें क्या होता है, इसमें इंसान अपनी कीरी कर देता है, यहाँ पे अपना हाथ लगाता है। और वो हाथ लगाने का सेंस ये है कि वो अगर ये काम नहीं करेगा तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई वाला जो सिस्टम है वो चल नहीं पाएगा, और उसकी वजह से हमें बहुत सारे अन्य घाटा होने लगेंगे। उससे बेटर है कि आप ये प्रोसेस करिए ताकि डिमांड एंड सप्लाई बची रहे, ताकि जो ऐसे बहुत ज़्यादा जो हम समुद्र के ऊपर हत्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी हार्वेस्टिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से समुद्र में जो मौजूद अन्य जो डेंजर स्पीसीज हैं जो एक तरीके से खुद ही खतरे के कागार पे चल रही हैं, वो टोटली ख़त्म हो जाएंगी, कहानियाँ ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से रियरिंग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि भैया खुद ही रियरिंग करेंगे, पालेंगे और उसमें से ही निकाल के खाएंगे तो कम से कम संख्या तो मेंटेन रहेंगी, कुल जीता तो रहेंगे। तो बस भैया यही हमारे लिए बहुत है। देखिए उसके अलावा सुनिए, जो आपका नेचुरल ब्रीडिंग है, या ऐसे समझिए कि जो ब्रीडिंग वाली प्रोसेस है वो दो ही तरीके से की जा सकती है। या तो आप प्राकृतिक तरीके से करिए जो नेचर ने बनाया है, या तो इंसान जहाँ कीरी करता है यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से वहाँ पे करिए। तो जहाँ इंसान उन मछलियों के ब्रीडिंग के समय या उस ब्रीडिंग की प्रोसेस में कोई कीरी कर देता है, अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा देता है, उसमें इंसान अपना हाथ बटा देता है, तो आप समझ जाइए कि ये एक तरीके से आर्टिफिशियल ब्रीडिंग हो गई या इंड्यूस्ड ब्रीडिंग हो गई। अब मन में क्वेश्चन आया कि इंसान ऐसा करता क्यों है, क्यों उनको इस तरीके की प्रोसेस में अपनी हार्ट बटाने की जरूरत पड़ती है। देखिए सिंपल सी बात यह है कि वो ऐसा डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन करने के लिए करते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि उनके हाथ लगाने से डिमांड एंड सप्लाई कैसे कंप्लीट हो रही है। बात यह है कि इस तरीके से अगर वो नेचुरली ब्रीड करते हैं तो अपने जो उनका सीजन होता है उस सीजन में वो एक ही बार ब्रीड करते हैं, और वही जो बच्चे उसको क्रिएट होते हैं वही होते हैं। और ऐसे क्या होता है, आर्टिफिशियल तरीके से कुछ हार्मोन्स को देके ये एक ही सीजन में कई बार उनसे ब्रीडिंग की प्रोसेस करवा लेते हैं, और बहुत सारे बच्चे होते हैं, और वही बहुत सारे बच्चे होंगे तो ज़्यादा सी बात है बहुत सारी मछलियाँ होंगी। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और इसी से इनका डिमांड एंड सप्लाई का जो गेम है वो कंप्लीट होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक में आपके अंदर नेचुरल ब्रीडिंग और इंड्यूस्ड ब्रीडिंग यानी कि नेचुरल तरीके से प्यार करना और आपका आर्टिफिशियल तरीके से प्यार करने का ये जो अंतर है वो आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छी बात है। अब इसके आगे की प्रोसेस को देखिए। वैसे तो मैंने सब बता दिया है, सब चीज़ बता दी है, आराम से समझ भी जाएंगे आप। अब बात की जाए इंड्यूस्ड ब्रीडिंग की, तो इसमें भी दो तरीके से हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करा सकते हैं। या तो वो ड्राई कंडीशन में फर्टिलाइजेशन कराया जाए, और या तो फिर आपका वेट कंडीशन में फर्टिलाइजेशन करवाया जाए। ये दो तरीके से हम इसमें भी फर्टिलाइज करवा सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और समझिए, इसमें ऐसे समझिए कि जो आपका इंड्यूस्ड ब्रीडिंग है इसे हम आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के भी नाम से जानते हैं, और इसके अलावा इसे हम हाइपोफाइजेशन के भी नाम से जानते हैं। ये जो टेक्निक है हाइपोफाइजेशन, ये ब्राज़ील में विकसित की गई थी, वो भी 1937 में। इस टेक्निक का थ्रू क्या ही किया जाता है, वही काम कि उनकी जो ये जो फिशेज़ होती हैं, जो आपकी मैच्योर फिश होती है, उस मैच्योर फिश के अंदर से पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स को एक्सट्रैक्ट करके, यानी कि कुछ हार्मोन्स को बाहर निकाल के उसको
एक मैच्योर फिश के अंदर डाल देते हैं ताकि वो समय से पहले ब्रीडिंग की प्रोसेस करे, या ऐसे समझिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अंडे ले करे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो एग को रिलीज करेगी तो इससे इंसान का यही फ़ायदा होगा कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ मिलेंगी। सिंपल सी बात है। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर से जो कुछ हार्मोन्स को बाहर निकाला जाता है, उन हार्मोन्स को आपकी मेल को भी दिया जाता है और फीमेल को भी दिया जाता है। बस फ़र्क कितना है कि फीमेल को यह इंजेक्शन या ये जो हार्मोन है वो 2 बार दिया जाता है और जो मेल है उसे सिर्फ 1 बार दिया जाता है। फीमेल को 2 बार देने से क्या होता है कि बड़ी मात्रा में वो एग को रिलीज़ करती हैं, या रिलीज़ नहीं करती हैं तो उनके पास में एक कट लगाकर, एक पेट पे ऐसे समझिए कट लगाकर वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर दे के वहाँ से आपके एग को रिलीज करा लिया जाता है। तो बड़ी मात्रा में जब एग कलेक्ट हो जाता है, इसी तरीके से बड़ी मात्रा में जब मेल का स्पर्म कलेक्ट हो जाता है तो इससे आपस में जो ये फ्यूज़ कराने वाली प्रोसेस है, जो इनको आपस में फर्टिलाइज कराने वाली प्रोसेस है, यही प्रोसेस की बात चल रही है कि ये 2 तरीके से होती है। या तो इसे ड्राई तरीके से कराया जाता है, यानी कि सूखे एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट जो भी कह लीजिए, और या तो फिर इसे वेट कंडीशन में यानी कि गीले कंडीशन में, गीले एनवायरनमेंट में इनको फर्टिलाइज कराया जाता है। अब इसे आपको समझना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं हाइपोफाइजेशन क्या है वो आप समझ चुके हैं। हाइपोफाइजेशन का मतलब आप कह सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू, या समझ लीजिए कि मॉडर्न जो इंसान है या साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उन हार्मोन्स को निकाल के और फिर आर्टिफिशियल तरीके से ब्रीडिंग की प्रोसेस करवाने की ही जो ये प्रोसेस है, यही आपकी हाइपोफाइजेशन कहलाती है। बाकी तो डेफिनेशन लिखा ही आप आराम से देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि वो किन कंडीशन में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। 2 कंडीशन थी, ड्राई और वेट, उसे देख लीजिए। देखिए सिंपल सा कहना है, बहुत आसान है, कुछ कठिन नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज़ है, समझिएगा। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, मैंने आपको बता दिया क्या करते हैं। एग को उठाते हैं, फिर आपका जैसे ही सेम कंडीशन है, मेल के अंदर से आपके स्पर्म को लेते हैं। अच्छा एक चीज़ समझिए, जो फिश स्पर्म की बात कर चल रही है यहाँ पे, चूंकि हम फिशेस की बात कर रहे हैं, तो मछलियों का जो स्पर्म होता है उसको हम मिल्ट के नाम से जानते हैं, MILT। ठीक है, तो आगे चल के आपको मिल्ट वर्ड भी मिल सकता है, स्पर्म वर्ड भी मिल सकता है। ये एडिटर क्या लगाएगा मुझे पता नहीं है, ठीक है, भूल गया तो स्पर्म भी लगा सकता है, वरना मिल्ट लगा देगा। आप समझ जाइए कि मिल्ट और स्पर्म एक ही चीज़ है, बस फ़र्क ये है कि फिशेस का जो स्पर्म होता है उसको मिल्ट के नाम से जानते हैं, बस कहानी खत्म। तो देखिए, जो आपका मेल फिश होती है उसका स्पर्म लिया जाता है, जो फीमेल फिश होती है उसका ओवम या एग लिया जाता है। ठीक है, उसको लेके आर्टिफिशियल तरीक़ों के थ्रू उनको फर्टिलाइज कराया जाता है, उनके बीच में प्यार कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सिर्फ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि प्यार तो कराया नहीं जा रहा है, सिर्फ आपस में इनको मिलाया जा रहा है। एक तरीके से सिंपल सी बात है, फर्टिलाइज कराया जा रहा है। अब ये जो फर्टिलाइज कराने का तरीका है, ये 2 तरीक़ों से कराया जा सकता है, या तो आप ड्राई मेथड में कराइए या तो आप वेट मेथड में कराइए। ड्राई मेथड में क्या होता है ये समझिए। ड्राई मेथड में इतना सा काम होता है कि हम एग को लेते हैं और स्पर्म को लेते हैं और उसके बाद उसे आराम से सूखे एनवायरनमेंट में, ड्राई कंडीशन में उसे रख के आपस में मिक्स कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद करीबन आधे घंटे बाद उसमें वाटर ऐड कर देते हैं, जब एग पूरी तरीके से फर्टिलाइज हो जाता है, यानी कि एग और स्पर्म को अच्छे से रख देते हैं। जब वो कुछ देर में जब आपस में फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो फर्टिलाइज हो जाने के बाद उसमें कुछ देर के बाद, करीबन आधे से 1 घंटे के बाद, उसमें वाटर को मिक्स कर दिया जाता है, और इस तरीके से ये ड्राई मेथड के थ्रू फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कराई जाती है। ठीक, चलिए अब दूसरा सुनिए। वेट मेथड में क्या होता है, इसमें सिर्फ इतनी सी प्रोसेस होती है कि एग को वैसे ही लिया जाता है, वैसे ही स्पर्म को लिया जाता है। मैंने आपको बताया कि स्पर्म को मिल्ट के भी नाम से जानते हैं। ठीक, उनको लेके डायरेक्टली उनको पानी में डाल दिया जाता है। ठीक है, यानी कि एग को लिया, स्पर्म को लिया, पानी में फेंक दिया। तो अब पानी में फेंक दिया तो वो आपस में धीमे धीमे घुल मिल के आपस में फर्टिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है।
अब फर्टिलाइज होने के बाद ये जो एग होते हैं वो एक तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, ठीक है। और जो आपका अनफर्टिलाइज अगर एग कुछ बच जाता है तो वो अपना उसी कलर में यानी कि हल्के येलो कलर में अपना पानी में घूमता फिरता रहता है कि फिर से स्पर्म आएगा तो देखा जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, क्या कर सकते हैं। तो ये हैं वो कुछ तरीके जिनके थ्रू आपस में आर्टिफिशियल तरीके से फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, ठीक है। क्योंकि इंड्यूस ब्रीडिंग का मतलब ही क्या है, एक तरीके से आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, तो लगभग उसमें फर्टिलाइजेशन भी आर्टिफिशियल ही होगा, कहाँ नेचुरल तरीके से होगा। जो नेचुरल तरीके से होता है उसमें बंध में कराया जाता है, वो जो डैम नहीं होते हैं उस डैम में रख दिया, चाहे रिवर वाली कंडीशन दे दी, उस कंडीशन में उनके बीच में करा लिया जाता है। तो वहाँ की जो प्रोसेस है उसको हम बाद में देखेंगे, अभी हम इंड्यूस ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं, इसमें किस तरीके से होता है वो हमें समझ में आ गया। इन दो तरीके से हम फर्टिलाइजेशन करा लेते हैं, बाकी प्रोसेस सारी सेम की सेम ही है। देखिए एक बात समझिए, इनके बीच का ये जो प्रोसेस है ना, किस तरीके से होता है, किस तरीके से जब उनसे पिट्यूटरी ग्लैंड निकाला जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, वो पूरी प्रोसेस एक बार समझिए। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग में किया क्या जाता है वो पूरी एक बार प्रोसेस हमसे सुन लीजिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आया कि हम सुन के क्या कर लेंगे, हमें क्या ही फायदा होगा। बड़ा फायदा होगा। रीजन ये है कि आप जब सुने रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी। अब बहुत सारी चीजों में से आपको छाट के कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अगर बहुत थोड़ी सी चीज पता है और उनमें से ज्यादा चीज लिखनी है तो ज्यादा डिफिकल्टी होती है। तो अब देखिए, चलिए अब आइए, अब आपको इंसान के वास्तविक रूप से थोड़ा अवगत कराते हैं कि किस तरीके के इंसान किस लेवल तक के स्वार्थी हैं। पहले समझिए, ये कंडीशन यहाँ पे खोजी नहीं गई थी, ये कंडीशन बाहर ही खोजी गई है। उस कंडीशन को बाहर डेवलप किया गया, बताया गया कि हाइपोफाइजेशन नाम की एक प्रोसेस है जिसमें हम पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो कि उनके कहाँ होता है, ब्रेन में स्थित होता है, वही हेड वाला पार्ट है वहाँ पे, जैसे हमारे अंदर हाइपोथैलेमस के नीचे होता है वैसे ही उनमें भी होता है। तो वहाँ से पता चला कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कुछ ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसका ज़रूरत रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में बॉडी को पड़ती है। तो उस प्रोसेस के लिए अगर हम उनसे ये चीज़ निकाल लें और किसी दूसरे के अंदर डाल दें तो मनचाही तरीके से हम बड़ी मात्रा में हम फिश की फार्मिंग कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि बड़े मात्रा में हम एग की लेइंग कर सकते हैं। और ज़्यादा अंडा मिलेगा, ज़्यादा स्पर्म मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ बनेंगी। यही सिंपल से कॉन्सेप्ट था। तो ये कॉन्सेप्ट भारत का है नहीं, ये बाहर से कॉन्सेप्ट आया था, नाम पड़ा उसका हाइपोफाइजेशन। इस प्रोसेस के थ्रू फिश की, जो फिश होती हैं उस फिश, पहले समझिए, ध्यान से समझिएगा, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड मिल रही है मिलेगी कैसे? हाँ, जाहिर सी बात है फिश से ही लेना पड़ेगा। तो अब देखिए क्या होता है, फिश को पहले तो डोनर फिश चाहिए। डोनर फिश मतलब एक मैच्योर फिश जिसके पास पिट्यूटरी ग्लैंड हो अच्छी खासी, एकदम एक स्टेबल कंडीशन में, ठीक है। तो वहाँ से पहले तो उस फिश को, उस डोनर फिश को मार के उसके अंदर से, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर से जो भी पिट्यूटरी हार्मोन है उसको बाहर निकाला जाता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसको कलेक्ट किया जाता है। सबसे पहला प्रोसेस, पहले एक मछली लेना, ऐसी मछली जो पिट्यूटरी ग्लैंड को डोनेट करना चाहती हो। वो बात की बात है कि वो चाहती बिल्कुल नहीं है, लेकिन इंसान अपने स्वार्थ के लिए तो करेगा ही करेगा। तो सिंपल सी कंडीशन है, उसने वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड निकाला और उस मछली की कहानी खत्म। क्योंकि उस मछली को जान से मार के ही किया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो क्यों, क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत अच्छा खासा लॉन्ग टाइम लगेगा, उसको बचा के निकालना, फिर ये करना, फिर उसके बाद उसको वापस से सिल के मेंटेन करना, और इतना टाइम कोई खर्चा करने वाला नहीं है। सिंपल सी बात है, मुंडी काटो, पिट्यूटरी ग्लैंड निकालो, या जो भी उसमें जरूरी हार्मोन्स है उसको निकालो, कहानी खत्म। ठीक, सिंपल सी बात। आगे सुनिए, अब इसको निकालने के बाद इसको कहीं फ्रीज में स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद इसको जो भी इसमें से हार्मोन को लेना है वो हार्मोन लिया जाता है। नाम उसका होता है गोनेडोट्रोपिन, समझिए इसका नाम होता है, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में बड़ा हेल्प करता है। तो गोनेडोट्रोपिन नामक हार्मोन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। फिर उसके बाद अब इन सभी हार्मोन को मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, जो मेल फिश होती है, जो फीमेल फिश होती है, ध्यान दीजिएगा मैच्योर फिश होनी चाहिए, ये ना कि कमजोर समजोर में लगाएंगे शायद मर जाएगी, इसीलिए एकदम मैच्योर फिश लिया जाता है। कम से कम 1 kg से ऊपर वाली फिशेस को इसके अंतर्गत लिया जाता है। और जो मेल फिश होती है उसे 1 बार इंजेक्शन दिया जाता है, जो फीमेल फिश होती है उसे 2 बार इंजेक्शन दिया जाता है। इसके बाद इनको छोड़ दिया जाता है। फिर ये कुछ दिनों के अंतर्गत ये क्या करती हैं, अपने अंदर से एग का फॉर्मेशन करती हैं,
और उसके बाद उनके बॉडी पे कट लगा के और थोड़ा सा पेट की तरफ पुश करके सारा जो एग होता है उसको किसी भी एक बॉल में, ये आपको फिगर दिख रहा है, इस तरीके से उनके अंदर से इकट्ठा कर लिया जाता है। और सेम इसी कंडीशन से आपका जो मेल फिश होती है उसके अंदर से स्पर्म इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर इस मेल फिश के अंदर से मिला हुआ स्पर्म और इनके अंदर से मिला हुआ ओवम या एग, जो भी कह लीजिए, इनको आपस में फर्टिलाइज कराया जाता है। फर्टिलाइज कराने का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था कि वेट कंडीशन में कराइए या आप ड्राई कंडीशन में, दोनों मेथड के थ्रू करा सकते हैं। फिर फर्टिलाइज कराने के बाद की प्रोसेस वही सब होती है। फिर उसको धीमे धीमे हैचिंग के लिए डालेंगे, फिर नर्सरी पॉन्ड में डालेंगे, फिर उसकी रियरिंग करेंगे, ताम झाम सारी प्रोसेस यही है। बस फ़र्क ये है कि स्टार्टिंग की जो प्रोसेस की गई है ये नेचुरली ना करके आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड तरीके से की गई है, इसीलिए इसका नाम इंड्यूस्ड ब्रीडिंग या आर्टिफिशियल ब्रीडिंग या आप कह लीजिए कि हाइपोफाइसेशन के भी नाम से जानते हैं। तो यही रीज़न है, इस तरीके से इतने अत्याचार के बाद मछली की ये प्रोसेस हो रही है। और जो मछली हर बार पिट्यूटरी ग्लैंड को डोनेट कर रही है वो तो बेचारी ऐसी ही मर जाती है। बाकी मर जाती है तो उसको भी लोग खा ही जाते हैं, कुछ भी नहीं कहना, जैसे इंसान वैसे इंसान। बस फ़र्क ये है कि इन सब के चक्कर में बेचारी मछलियों का बाप भाई एक हो रहा है। यही सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। चलिए यहीं पे कहानी ख़त्म हो गई ना, समझ लिया अच्छे से, ठीक है। अगली वीडियो में इस प्रोसेस को जो मैंने अभी बोल के बताई है उसको लाइन वाइज बता दूंगा कि किस तरीके से उनके अंदर से पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, फिर क्या प्रोसेस है क्या नहीं है, सारी चीज़ें समझा दूंगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आई होंगी तो कमेंट कर दीजिएगा, प्यारा सा कोई कमेंट कर देंगे, हम खुश हो जाऊँगा, खुशी के मारे पागल हो जाऊँगा, 1-2 दिन खुशी से रह लूँगा। तो ठीक है, टाटा बाय बाय।